हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के लिए एक थ्योरम पढ़ ली थी, रीमांस थ्योरम। उसके बाद हमने थ्योरम पढ़ ली थी पोल के लिए। तो अब ये जो थ्योरम है ये है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए। तो थ्योरम है कैसोरिटी-वेरस्ट्रास थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए इसका, इफ z इक्वल्स टू a इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z। फंक्शन के लिए z इक्वल्स टू a आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। देन गिवन एनी पॉजिटिव नंबर्स, क्रोनिकर डेल्टा और एप्सिलॉन दो पॉजिटिव नंबर लिए हैं, हाउएवर स्मॉल, कितने भी छोटे ले सकते हैं, एंड एनी नंबर बी कॉम्प्लेक्स और रियल हाउएवर लार्ज, एक नंबर लिया है बी, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन द सर्कल, ए के डिलीटेड नेबरहुड में एक ऐसा पॉइंट कम से कम एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड ऑफ एफ, ये एफ जेड है, मोड ऑफ एफ जेड माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। देखिए हमें ये प्रूव करना है कि जब ये सपोज हमारा z इक्वल्स टू a है, तो जब z ना इसके a के डिलीटेड नेबरहुड में होगा, यानी कि इस पॉइंट को और इस बाउंड्री को छोड़ करके, ये क्रोनिकल डेल्टा रेडियस ली है, ये रेडियस कितनी भी छोटी ले लो, ठीक है। तो इस बाउंड्री को और इस पॉइंट को छोड़ करके बीच में कोई ना कोई z की ऐसी वैल्यू होगी जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो b के एप्सिलॉन नेबरहुड में होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है ये z1 है, तो ये जो f ऑफ z है ना, ये सपोज हमारा बी पॉइंट है और ये एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल है। तो f ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी। z जब a के डिलीटेड नेबरहुड में होगा तो f ऑफ z b के एप्सिलॉन नेबरहुड में होगा, ठीक है। क्रोनिकल डेल्टा और एप्सिलॉन कितने भी छोटे हो सकते हैं, b कॉम्प्लेक्स रियल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है z इक्वल्स टू a, मतलब आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी के डिलीटेड नेबरहुड में, मतलब कितना भी छोटा ले लो भले ही, डिलीटेड नेबरहुड में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शन f ऑफ z जो है वो किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर b के एप्सिलॉन नेबरहुड में जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे थ्योरम से। हम ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी लेके चलेंगे और ये हमें प्रूव ये करना है कि f ऑफ z माइनस बी का मॉड्यूलस एप्सिलॉन से छोटा है, हम इसे ग्रेटर देन या इक्वल एप्सिलॉन मान करके चलेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करती हूँ मैं। प्रूफ, लेट z इक्वल्स टू a is an isolated essential singularity of f of z, ठीक है। let mod f z minus b greater than equal epsilon for 0 less than mod z minus a less than chronicle delta। यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, हाउएवर स्मॉल, ठीक है। बी क्या है, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर, हाउएवर लार्ज, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं तो हमें जो प्रूव करना है वो लेस देन एप्सिलॉन करना है, हम उसका उल्टा यानी कि ग्रेटर देन एप्सिलॉन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूं 1 अपॉन मोड एफ जेड माइनस बी, तो ये होगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, लेट जी जेड इक्वल 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी अज्यूम कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं मोड ऑफ जी जेड जो होगा यानी कि 1 अपॉन मोड एफ जेड माइनस बी, ये है लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो मोड ऑफ जी जेड, सॉरी इक्वल भी आएगा, लेस देन इक्वल एप्सिलॉन। तो मोड ऑफ जी जेड जो है वो
लेस देन इक्वल एप्सिलॉन आ रहा है ए के डिलीटेड नेबरहुड में, ठीक है। तो z इक्वल्स टू a, अगर जी जेड के लिए सिंगुलैरिटी बनेगी तो वो रिमूवेबल होगी, क्योंकि z इक्वल्स टू a के डिलीटेड नेबरहुड में मोड ऑफ जी जेड लेस देन इक्वल एप्सिलॉन है, यानी कि जी जेड जो है वो बाउंडेड है। इट इम्प्लाइज जी जेड इज बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड of isolated singularity z इक्वल्स टू a, ठीक है। z इक्वल्स टू a के डिलीटेड नेबरहुड में जी जेड जो है वो बाउंडेड है। इसका मतलब ये हुआ z इक्वल्स टू a इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी फॉर जी जेड के लिए z इक्वल्स टू a रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी यानी कि अगर हम जी जेड का सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं z इक्वल्स टू a के अराउंड, तो उसके लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं होगी, ठीक है। यानी कि जी जेड इक्वल ये बनेगा समीशन एन टेकिंग वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ए एन z माइनस ए की पावर n, ठीक है। मतलब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं है, ये टेलर सीरीज ही बन रहा है, क्योंकि लॉरेंट के प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है। अगर हम इसे खोल के लिखें तो ये ए नोट a1 z माइनस a2 z माइनस ए का स्क्वायर सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू a निकालते हैं, या फिर कह दो लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी निकालते हैं, तो ये वैल्यू आती है ए नोट, राइट। अब यहाँ पे ए नोट के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ए नोट ज़ीरो हो सकता है, ए नोट नॉन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो पहला केस हम लेके चलते हैं, लेट ए नोट इक्वल ज़ीरो, ठीक है। यानी कि जी जेड का जो सीरीज एक्सपेंशन है उसमें ए नोट ज़ीरो आ गया, कांस्टेंट टर्म जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट a1 a2 ए के माइनस वन ज़ीरो है और ए के नॉन ज़ीरो है, मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म, ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनमें से कोई ना कोई तो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। पूरा तो ज़ीरो है नहीं, फंक्शन ज़ीरो नहीं है। अब जो नॉन ज़ीरो होगा ना वो हमने ए के ले लिया, क्योंकि ये जनरल केस है, जब के बराबर वन है तो ए वन नॉन ज़ीरो हो जाएगा, के बराबर टू है तो ए टू नॉन ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमने जनरल केस लेते हुए ए के को नॉन ज़ीरो ले लिया और इससे पहले वाली सारी ज़ीरोज़ ले ली, ठीक है। तो देखो जी जेड इक्वल 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी इक्वल, यह आ जाएगा ए के जेड माइनस ए की पावर के प्लस वन जेड माइनस ए की पावर के प्लस वन सो ऑन, बाद वाली टर्म्स आएंगी, राइट। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर के कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी, ये मैं कॉमन लेके यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ कॉमन लेके दूसरी साइड तो अपॉन में जाएगा ना। इक्वल क्या आ रहा है, ए के प्लस वन जेड माइनस ए सो ऑन, राइट। अब अगर हम यहाँ पे इसका उल्टा कर दें, एफ ऑफ जेड माइनस बी जेड माइनस ए की पावर के, तो ये बनेगा 1 अपॉन ए के प्लस वन जेड माइनस ए सो ऑन, राइट। ये मैंने फिर से भी लिख दिया, ये z है। अब हमें लिमिट लेनी है z टेंड्स टू a, तो अगर हम लिमिट लेते हैं z टेंड्स टू a, तो मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, ठीक है। और b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि z टेंड्स टू a लिमिट लगाएंगे, b मल्टीप्लाई z माइनस ए की पावर k है, तो z की जगह a रखने से ये ज़ीरो हो जाएगा। इक्वल आ रहा है 1 अपॉन ए के, क्योंकि ये सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए की पावर के एफ जेड इक्वल 1 अपॉन ए के नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और फाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल्स टू a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर k फॉर
एफ जेड, फंक्शन एफ जेड के लिए z इक्वल्स टू ए पोल है ऑर्डर के का। ऐसे ही तो हम चेक कर रहे थे ना, जो मैंने पोल डिफाइन किया था तब बताया था। तो z इक्वल्स टू ए पोल आ रहा है जिसका ऑर्डर k है, पर ये तो कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि z इक्वल्स टू ए तो हमें असेंशियल सिंगुलैरिटी गिवन था, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो पोल आ रहा है। इसका मतलब हम जो अज्यूम करके चले थे वो गलत था, और अज्यूम हम उल्टा रिजल्ट करके चले थे। ठीक है, तो यानी कि जब a नोट बराबर 0 है उस केस में तो हमने कंट्राडिक्शन कर दिया। अब दूसरा जो केस रिमेनिंग है वो है a नोट नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो भी मेंशन कर देती हूँ मैं। तो सेकंड केस में हम मान के चल रहे हैं a नोट नॉट इक्वल 0। जब a नोट नॉट इक्वल 0 है तो जी जेड यानी कि 1/f(z माइनस b), ये हो जाएगा a नोट प्लस a1 z माइनस a2 z माइनस a का स्क्वायर सो ऑन। ठीक है, इसका उल्टा लिख देते हैं, f(z माइनस b) क्या हो जाएगा 1/a नोट a1 z माइनस a2 z माइनस a का स्क्वायर सो ऑन। ठीक है, अब हम लेते हैं लिमिट। तो लिमिट z टेंड्स टू a f(z माइनस b), यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे z टेंड्स टू a तो ये सारी टर्म्स तो हो जाएंगी 0, तो बचेगा 1/a नोट। ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू a f(z), देखो ये b कांस्टेंट है, z आ ही नहीं रहा इसमें, तो ये लिमिट से बाहर लिखा जा सकता है, तो मैं इस b को दूसरी तरफ लेके जाती हूँ, b प्लस 1/a नोट। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो ये जो कंडीशन थी z टेंड्स टू a लिमिटिंग वैल्यू पे f(z) एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये हमें क्या बताती है, z इक्वल्स टू a इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी फॉर f(z). तो देखो जब हमने a नोट इक्वल 0 लिया तो उस केस में सिंगुलैरिटी जो है वो पोल बन रही थी, और जब हमने a नोट नॉट इक्वल टू 0 लिया तो उस केस में सिंगुलैरिटी रिमूवेबल बन रही है। लेकिन दोनों ही कंट्राडिक्शन है, क्यों? क्योंकि सिंगुलैरिटी z इक्वल्स टू a तो हमें असेंशियल दे रखी थी, बट z इक्वल्स टू a इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। तो हमने क्या अज्यूम किया था, मोड f(z माइनस b) हमने अज्यूम किया था ग्रेटर देन इक्वल एप्साइलन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल एप्साइलन नहीं होगा, यानी कि मोड f(z माइनस b) होगा लेस देन एप्साइलन फॉर 0 लेस देन मोड z माइनस a लेस देन क्रोनिकल डेल्टा। यानी कि अगर z इक्वल्स टू a आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो a के डिलीटेड नेबरहुड के किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर b के एप्साइलन नेबरहुड में होगी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये कैसोलिटी-वेरेस्ट्रास थ्योरम का प्रूफ जो कि आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन की जीरोज से हमारा क्या मतलब होता है, जीरो यानी फंक्शन की रूट, फंक्शन के मूल जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर f(z) कोई फंक्शन है, लेट f(z) बी एनी फंक्शन। ठीक है, तो जीरोज ऑफ फंक्शन से हमारा मतलब होता है z के वो मान, z की वो वैल्यूज जिनके लिए f(z) की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो जैसे सपोज f(z) जो है वो मान लो ये है हमारा z माइनस 2, राइट। तो अगर हम यहाँ पे z इक्वल टू पुट करते हैं तो f(2) 0 हो जाएगा, यानी z इक्वल्स टू 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, तो z इक्वल्स टू 2 जो है वो फंक्शन का 0 होगा। z इक्वल्स टू 2 इज अ
ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जेड। यानी फंक्शन के ज़ीरो से हमारा क्या मतलब होता है, जेड की वो वैल्यूज़ जिनके लिए एफ ऑफ जेड ज़ीरो हो जाए। तो मतलब किसी फंक्शन के ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन को ज़ीरो के बराबर रख देना होगा। तो अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ जेड को ज़ीरो के बराबर रख देते तो भी तो आ जाती ना जेड की वैल्यू 2। तो अगर किसी फंक्शन के ज़ीरोज़ निकालने हैं तो फंक्शन को ज़ीरो के बराबर रख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे सपोज एफ ऑफ जेड जो है, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल सपोज जेड स्क्वायर जेड प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, और हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने क्या बताया, एफ ऑफ जेड को ज़ीरो के बराबर रख दो। तो जेड स्क्वायर जेड प्लस 2 बराबर ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है दो, यहाँ पे या तो जेड स्क्वायर बराबर ज़ीरो हो सकता है या फिर जेड प्लस 2 बराबर ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर जेड प्लस 2 बराबर ज़ीरो होता है तो जेड बराबर -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, और अगर जेड स्क्वायर बराबर ज़ीरो लेते हैं हम तो जेड बराबर ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जेड। तो दोनों ही ज़ीरो है फंक्शन के, क्योंकि जेड बराबर ज़ीरो रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है और जेड बराबर -2 रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो अब इन दोनों ज़ीरोज़ में डिफरेंस क्या है, देखो जेड प्लस 2 वाला फैक्टर जो है ना, इसकी डिग्री 1 थी, तो जेड इक्वल -2 जो है ये एक सिंपल ज़ीरो है, ऐसा ज़ीरो जिसका ऑर्डर 1 है। और यहाँ पे इस फैक्टर की पावर 2 थी, तो ये जो है ना इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 2। तो ये फंक्शन का ऑर्डर 2 का ज़ीरो है। ठीक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड ऐसे है जेड माइनस ए की पावर m जी जेड, ठीक है, और जी ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम कहेंगे z इक्वल्स टू ए इज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m। ऑर्डर m का ज़ीरो है फंक्शन का, क्योंकि जो फैक्टर फंक्शन को ज़ीरो बना रहा है z बराबर a पर, वो ये वाला फैक्टर है, क्योंकि इसके लिए तो हमने लिख दिया जी ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और ये वाला फैक्टर ज़ीरो बना रहा है और इस फैक्टर में इसकी जो पावर बन रही है वो m बन रही है, इसलिए z इक्वल्स टू ए जो है वो ज़ीरो है ऑर्डर m का। ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरह से भी बताइए, देखो यहाँ पे तो ये क्लियर निकल के आ रहा है z माइनस ए फैक्टर। तो अगर ये निकल के नहीं आए तो तरीका ये होता है, इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल ज़ीरो इक्वल एफ डैश ए इक्वल m माइनस वनथ डेरिवेटिव एट ए। अगर फंक्शन ए पर ज़ीरो है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, m माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव ए पे ज़ीरो है एंड mth डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो नहीं है ए पे, तो हम कहेंगे z इक्वल्स टू ए इज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से अगर समझ भी लें हम, जैसे सपोज एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर है, तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ज़ीरो का ऑर्डर जो है वो 2 है, z बराबर ज़ीरो इसका ज़ीरो बन रहा है और उसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है। अगर हम एफ डैश जेड निकाल लें तो ये बनेगा 2z, तो एफ डैश ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो होगा। और अगर हम एफ डबल डैश जेड निकालें तो ये आएगा 2, तो एफ डबल डैश जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि z इक्वल ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ज़ीरो का ऑर्डर निकालने का तरीका क्या हुआ, अगर z की उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू और उसके m माइनस वनथ डेरीवेटिव तक सारी वैल्यू ज़ीरो है और mth डेरीवेटिव पे नॉन ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो का ऑर्डर m होगा। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन के ज़ीरोज़ निकालने हैं हमें तो करना क्या है, फंक्शन को ज़ीरो के बराबर पुट कर दो। ठीक है, और ज़ीरो का ऑर्डर इस तरीके से निकल जाएगा। वैसे ज़्यादातर तो क्या होता है, देख कर ही हमें पता चल जाता है कि ज़ीरो का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब इसके बाद ना एक रिज़ल्ट लिख रही हूँ मैं, और उसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ज़ीरोज़ ऑफ एनी फंक्शन आर आइसोलेटेड।
किसी फंक्शन के ज़ीरोज़ आइसोलेटेड होते हैं। देखो आइसोलेटेड वर्ड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मतलब अगर z इक्वल्स टू a, मतलब फंक्शन हमने f ऑफ z लिया है और अगर हम कह रहे हैं z इक्वल्स टू a इज़ अ ज़ीरो ऑफ f ऑफ z, ठीक है, तो a के लिए कम से कम एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, a का डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है, तो ज़ीरो कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, ज़ीरोज़ ऑफ एनी फंक्शन आर आइसोलेटेड, फंक्शन के ज़ीरोज़ हमेशा आइसोलेटेड ही होते हैं। कैसे, जैसे मान लो फंक्शन एफ जेड जो है वो, जैसे मैं कह रही हूँ जेड इक्वल्स टू ए, अगर इसका ज़ीरो है तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा, और यहाँ पे जी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, क्योंकि मैं लिख देती हूँ ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर का ज़ीरो बन रहा है जेड इक्वल्स टू ए। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है जी ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जी ए की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसका मतलब जी ए जो है वो जेड बराबर ए पर, या फिर कह लो जी जेड जो है ये एग्जिस्ट करता है जेड इक्वल्स टू ए पर, ठीक है, एग्जिस्ट करता है मतलब कंटिन्यूस है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूटी की जो सेकेंड ईयर में थ्योरम्स पढ़ी थी उसमें ये था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है उसके नेबरहुड में फंक्शन का साइन वही होगा जो z बराबर a पर फंक्शन का साइन है। तो अगर फंक्शन z बराबर a पर नॉन ज़ीरो है तो a के नेबरहुड में भी नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जी जेड बराबर ये दो फैक्टर थे, ये तो z बराबर ए पे ज़ीरो बन ही रहा है, ये वाला z बराबर ए पे ज़ीरो नहीं बन रहा, और हमने ये प्रूफ, ये ए के नेबरहुड में ज़ीरो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो सिर्फ z बराबर ए पर ही ज़ीरो बनेगा। और हम ये जो रियल एनालिसिस में थ्योरम्स पढ़ी थी उसके बेस पर कह सकते हैं कि जी जेड जो है वो भी ए के नेबरहुड में ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि ए के नेबरहुड में फंक्शन का कोई ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ज़ीरोज़ ऑफ अ फंक्शन आर आइसोलेटेड। तो फंक्शन के ज़ीरोज़ आइसोलेटेड होते हैं। ये सब आपको करके कहीं दिखाना नहीं है, बट ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ज़ीरोज़ ऑफ एनी फंक्शन आर आइसोलेटेड, ठीक है। सिमिलरली पोल्स ऑफ एनी फंक्शन आर आइसोलेटेड। तो पोल तो हमें पता है टाइप ही आइसोलेटेड का है, तो पोल आइसोलेटेड ही होंगे। फिर भी मैं रिजल्ट लिख देती हूँ, पोल्स ऑफ एनी फंक्शन आर आइसोलेटेड। तो किसी फंक्शन के ज़ीरोज़ भी आइसोलेटेड होते हैं और पोल्स भी आइसोलेटेड होते हैं।